हेलो बच्चों। आज हम लोग का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर कर चुके हैं। जो पहले चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग और दूसरा जो चैप्टर था हम लोगों का वो फेडरलिज्म था। तो पावर शेयरिंग में और दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम फेडरलिज्म है, इन दोनों चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि पावर को शेयर कैसे किया जा रहा है, पावर को शेयर ना करने के या करने के क्या नुकसान और फायदे हैं, कौन से कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमारे देश के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है। फेडरलिज्म के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखा। अभी जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर मीन्स अभी इंडिया के अंदर कौन से ज़्यादा इश्यू के मीन्स पावर को डिवाइड किया गया है। जैसे कि जेंडर, जेंडर मीन्स मेल फीमेल, लेकिन अभी और भी थर्ड जेंडर, वो भी एक इश्यू नया आ रहा है, आ चुका है इवन। ठीक है, तो जेंडर के बारे में देखेंगे। उसके बाद में रिलीजन के बारे में देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं। अब वो रिलीजन बहुत सारे हैं और सभी रिलीजन्स को हमारे देश में इक्वल समझा जाता है, तो इसी वजह से हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। अच्छा, बहुत सारी कास्ट है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है GRC मीन्स जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मीन्स रूल जो है वो लोगों के हाथ में है। तो जो लोगों के हाथ में जो रूल है उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो कैसे डील करता है सोशल डिफरेंसेस के साथ में, मीन्स कि हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर के बेस पे भी मेल फीमेल और भी जेंडर LGBTQ और ये सब आ रखा है। रिलीजन एंड कास्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम है इनके साथ में है। अब हमारे देश में जेंडर के बेस पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, रिलीजन के बेस पे भी होती हैं, कास्ट के बेस पे भी होती हैं। इन सारी जो चीज़ें हैं इनके साथ में डेमोक्रेसी कैसे डील करती है, कैसे बैलेंस मेंटेन करती है। अच्छा, पहली चीज़ तो आप ये देखोगे। दूसरा क्या देखोगे, यहाँ पे ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि इक्वलिटी एंड राइट वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। क्या इक्वलिटी होना चाहिए, होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, कौन से राइट्स प्रॉब्लमेटिक हैं, कौन से राइट्स मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कौन से राइट वो हैं जो कि 100% होने ही होने चाहिए, कौन से वो राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे हटाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो हम देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब देखो, जैसे चैप्टर का नाम है जी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो पहले हम जेंडर को उठाएंगे, मीन्स जेंडर के साथ में देखेंगे जी पॉलिटिक्स को। उसके बाद हम रिलीजन को उठाएंगे और फिर रिलीजन को देखेंगे, फिर हम कास्ट को उठाएंगे। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, जेंडर। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर का नाम, पहले टॉपिक का नाम है। तो पहले हम लोगों को ये समझना है कि जेंडर डिवीजन होता क्या है। ठीक है, जेंडर डिवीजन क्या होता है। जेंडर डिवीजन रेफर्स टू द अनइक्वल रोल्स एंड स्टेटस गिवन टू मैन एंड वुमेन। जेंडर का मतलब तो हो गया जी मैन एंड वुमेन, लेकिन जैसे ही शब्द डिवीजन लगाया जेंडर के साथ में, इसका मतलब हो गया कि हमने जेंडर के बेस पर सोसाइटी मीन्स समाज के अंदर कुछ रोल्स एंड स्टेटस दे रखे हैं। किसको, मैन एंड वुमेन को। और जो कि इक्वल है क्या, नहीं, वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो जब हम सोसाइटी के अंदर कुछ रोल एंड स्टेटस देते हैं जब मैन एंड वुमेन को, जो कि इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड जेंडर डिवीजन। अच्छा, ये एक क्या बायोलॉजिकल डिवीजन है क्या, ये क्या मीन्स बायोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल डिवीजन, एक होता है सोशल डिवीजन। बायोलॉजिकल के जन्म के साथ में उनके रोल और स्टेटस डिसाइड हो जाते हैं क्या, नहीं, मीन्स भगवान या फिर ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने वो डिसाइड कर रखा है कि ये लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम करेगा। ठीक है, तो वो कुछ हद तक वो चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन आगे जब आप देखोगे
तो ये चीज़ें आपको सही नहीं लगेंगी। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मान लो बॉर्डर एरियाज के अंदर चाहिए, आर्मी पर्सन चाहिए आपको, ठीक है, तो ये तो नेचुरल है कि वुमेन के अंदर तो फिजिकल पावर तो कम ही होती है ना, फिजिक तो कमजोर ही होता है ना कंपैरिजन टू मेन। तो वहां पर तो वुमेन ठीक है, वहां पर बॉर्डर के ऊपर वुमेन सही नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के अंदर तो मीन्स आज के टाइम पे दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि सोशल डिवीजन है, जेंडर डिवीजन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जेंडर डिवीजन, तो आप क्या बताओगे? इट्स ए सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन क्यों? क्योंकि समाज ने बना रखी है, मीन्स आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, समझे? ये बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल। और जो सोसाइटी ने बनाया है, मीन्स समाज ने बनाया, वो तो बाद में बनाया ना, आर्टिफिशियल हो गया। जैसे कि वुमेन डूइंग हाउस होल्ड वर्क इज नॉट नेचुरल, ये कहीं पे लिख थोड़ी रखा है कि महिलाएं या फिर वुमेन या लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करेंगी। ये तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो नहीं है। इट इज सोशली टोट, ये हमारे घर वालों ने हमें सिखाया कि लड़कियां ही सिर्फ घर का काम करेंगी, ठीक है। अच्छा, मैन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड, वुमेन इनसाइड होम्स। तो ये चीजें बता रखी हैं पहले, किसने? अब ये कोई भगवान ने नहीं बताई है आप लोगों को, ये आपके समाज ने अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीजें बनाई है। तो जेंडर डिवीजन आप समझे, जेंडर डिवीजन वो होता है जहां पर रोल और स्टेटस मैन एंड वुमेन को इक्वलिटी के बेस पर नहीं दिए जाते, अनइक्वल दिए जाते हैं, जो कि बराबर नहीं होते। सोशल डिवीजन होता है, बायोलॉजिकल नहीं होता, समाज सिखाता है, नेचुरल नहीं होता, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, अब वुमेन का क्या रोल है पब्लिक लाइफ में, आपको ये चीज समझनी है। हम हमारा टॉपिक का नाम नहीं बोलना, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और टॉपिक का क्या नाम है? जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स के अंदर हम एक चीज पढ़ चुके हैं, जेंडर डिवीजन। अभी हम दूसरा टॉपिक जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, वुमेन का रोल क्या है, वुमेन रोल्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है जी। अब देखो, पहले क्या था कि वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे दुनिया की हर एक सोसाइटी के अंदर। इवन 1960s के अंदर, इवन 68 के अंदर तो यूएसए में जाके वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले हैं, ठीक है। हमने तो 1950 में ही दे दिए थे, मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। अच्छा, women were not given equal rights in most societies. In India, women had to struggle a lot to get the rights to vote and equal status, ठीक है। इवन अमेरिका में भी, और या फिर दुनिया के बहुत सारे देशों में, इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल कंट्री है जिन्होंने अपनी आज़ादी के साथ में ही वुमेन्स को वोटिंग राइट दे दिया, इक्वल स्टेटस दिया। ये क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा सुप्रीम माना, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना हमने। लेकिन इन मैनी कंट्रीज दिस इज स्टिल एन ऑन गोइंग फाइट। अभी भी बहुत सारे देशों में तो वुमेन्स को पब्लिक लाइफ में इक्वल राइट नहीं मिल रहे हैं, बट इंडिया के अंदर मिलते हैं। इवन इंडिया के अंदर ये तो है कि अगर किसी वुमेन के साथ में कुछ गलत होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वल राइट देता है ना वुमेन को इंडिया में, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे देश हैं कि जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही वुमेन को इक्वल राइट नहीं है, ठीक है। ये तो हमारी सोसाइटी में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें इवॉल्व होती हैं। तो हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स में 2 टॉपिक पढ़े, अब हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जी, दैट इज फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट ये होता है कि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ए मूवमेंट दैट डिमांड्स इक्वल राइट फॉर वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो इकट्ठा साथ में चलता है और ये डिमांड करता है कि जितनी भी वुमेन है समाज के अंदर, सोसाइटी में, उन सभी को इक्वल राइट मिलने चाहिए। किसके इक्वल? मैन एंड वुमेन के इक्वल राइट होने चाहिए, ये डिमांड करता है। कहाँ कहाँ पर? हर एक फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिकल राइट मीन्स वोटिंग की बात हो, राइट टू वोट हो, चाहे उनकी सैलरी की बात हो, चाहे भाई इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। एजुकेशन मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, ठीक है। चाहे वो रिस्पेक्ट की बात हो तो इक्वल रिस्पेक्ट,
हर एक जगह पे उनको बराबर राइट चाहिए। ठीक है, तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, दूसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्या हमारे देश में, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है जी, पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स है चैप्टर का नाम, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इस वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मीन्स क्या हमारी सोसाइटी के अंदर महिलाएं राजनीति में, मीन्स पॉलिटिक्स के अंदर सही से खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही हैं। तो अब लोग ध्यान से देखोगे कि हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वुमेन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ठीक है, वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल ऑफिस। इंडिया के अंदर 2020 का जो डेटा है, मीन्स 2020 के अंदर हमारे देश के लोगों ने कुछ डेटा इकट्ठा किया होगा। उस डेटा के हिसाब से लोकसभा के अंदर 14% एमपी जो वोमेन है, 86% मैन है और 14% वुमेन है। तो मीन्स बहुत ही कम है। स्टेट असेंबली के अंदर भी बहुत ही कम महिलाएं हैं। इवन कई कई तो ऐसे हैं कि स्टेट जहां पर 1 या 2 ही महिलाएं होंगी। इवन मीन्स लोकसभा के अंदर ज़्यादा महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतना कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिल रखी। समझे आप बात को, यहाँ पर वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिल रखी। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज सिंस 1992। ये हमने पिछले चैप्टर में किया ही था। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में। ये लास्ट चैप्टर में हमने किया था। तो अभी आप लोगों को देखना है 33% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायती राज के अंदर मिली हुई है। इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर 10 लाख से ज़्यादा वुमेन चुन के आती हैं। गांव के ये जो सरपंच के चुनाव होते हैं और ये मेयर वगैरह के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ के अंदर। ठीक है जी, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो सही परसेंटेज है या रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, ये आप बता सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड 5 मार्क्स ऐसे करके। तो आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स पढ़ा, जेंडर एंड पॉलिटिक्स पढ़ा। जेंडर एंड पॉलिटिक्स के अंदर जैसे हमने पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा, जेंडर डिवीजन पढ़ा, फिर वुमेन का रोल पढ़ा, फिर हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ा, फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने करी। अब हमारा इसका दूसरा जो टॉपिक है दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आपके हर एक के अंदर आएगा। तो रिलीजन के बेस पे ही तो दंगे होते हैं, मीन्स रिलीजन के बेस पे लड़ाई होती है, इसीलिए कम्युनलिज्म डाल दिया एंड पॉलिटिक्स। तो आपका इस टॉपिक का क्या नाम है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को देखना है। देखो, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, हालांकि हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर आर्टिकल 23, 24, 25, 26 और इसके अंदर रिलीजन से रिलेटेड राइट दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट। लेकिन इसको हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा रिलीजन घुसेगा ही घुसेगा और रिलीजन के अंदर हमेशा पॉलिटिक्स घुसेगी। हालांकि फिर भी हमने इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है। तो आप इस चीज़ को देखो, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। रिलीजन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? गांधी जी सेड रिलीजन गाइड्स मोरलिटी। ठीक है जी, मीन्स रिलीजन से आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको सभी की सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब क्या बनाया इसने आपको, रिलीजन ने आपको एक अच्छा इंसान बनाया। ठीक है, अच्छा, फिर आपके मतलब वहाँ से ऐड हुई वैल्यूज। तो रिलीजन से 2 चीज़ें ऐड हुई, मोरलिटी एंड वैल्यू। अब पॉलिटिक्स में आप किस लिए आए हो, लोगों की सेवा करने के लिए। यहाँ पे रियल पॉलिटिक्स मत देखो, जो कि होना कैसे चाहिए आपको वो चीज़ देखनी है। तो रिलीजन से 2 चीज़ें ऐड हुई, मोरलिटी एंड वैल्यू। अब पॉलिटिक्स करने के लिए मीन्स पॉलिटिक्स में आप आए लोगों की सेवा करने के लिए।
मीन्स जब आप लोगों की सेवा करने के लिए आए तो सेवा करने के लिए चाहिए दो चीजें, क्या? मोरलिटी एंड वैल्यू चाहिए। तो फिर इसी वजह से ये चीज लिख रखी है कि रिलीजन इज नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट ये तो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये होता है, बट रिलीजन शुड नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट और डोमिनेट। लेकिन ज्यादातर बार जैसे कि मान लो 80% हिंदू हैं या 20% मुस्लिम हैं, तो ये अपने नंबर गेम के हिसाब से कि हम ये ऐसे कर देंगे यार, कम्युनल बेसिस पे भी काफी सारी बार दंगे या राइट्स होते हैं, आप लोग देखोगे, या दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहले आपने पढ़ा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है क्या। अब देखो जी, कम्युनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज कम्युनलिज्म करके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। कम्युनलिज्म इज व्हेन रिलीजन इज यूज्ड इन ए नैरो एंड एग्रेसिव वे। समझे बात को। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब पहली बात तो कम्युनलिज्म बिना रिलीजन के नहीं हो सकता, इस बात को आप ध्यान रखो। इसका मतलब व्हेन रिलीजन इज यूज्ड इन ए नैरो एंड एग्रेसिव वे। नैरो एंड एग्रेसिव वे कौन सा होता है, नैरो एंड एग्रेसिव कौन सा होता है कि माई रिलीजन इज सुपीरियर, मेरा रिलीजन ही सबसे बेस्ट है, माई रिलीजन इज बेस्ट। दूसरे रिलीजन है, अदर रिलीजन जो है वो इंफीरियर हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं हैं। दूसरे रिलीजन को देख के, दूसरे रिलीजन के इंसान को देख के आप उसको मार दो। तो ये सारी जो चीजें ना अग्रेसिव वे ऑफ रिलीजन है, जो कि कई बार देखा गया है हमारे देश में भी और दूसरे देशों में तो देखा ही गया है। मोस्टली आप इसको इस्लामिक कंट्रीज में भी देखोगे, लेकिन वहाँ पे भी अलग तरीके से वो तो सारा मतलब इस्लाम को ही सबसे प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इसी वजह से आज के टाइम पे अगर देखोगे आप, तो आज क्या तारीख हो गई, 9 तारीख है आज, 9 जून 2025। आज के टाइम पे लगभग 100 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे छोटी मोटी या मेजर लेवल पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। उसमें से 80% जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर चल रही हैं, समझे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कम्युनलिज्म जो है उसको ज्यादातर इन्हीं कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इट सीज वन रिलीजन एज सुपीरियर टू अदर्स। कम्युनलिज्म में मैंने बताया कि हमारा ही रिलीजन, हमारा मतलब जो भी कम्युनलिज्म को प्रैक्टिस करता है उसको लगता है कि मेरा रिलीजन ही सबसे बेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे आप किसी भी ऐसे इंसान को पूछोगे जो कम्युनल है, उससे पूछोगे कि आपके लिए रिलीजन बड़ा है या कंट्री मीन्स देश पहले है, तो वो बोलेगा रिलीजन, ठीक है। इसका मतलब वो कम्युनल माइंड सेट है, मीन्स बिलीव रिलीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नेशन। और जब ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपको इस चीज को डिसाइड करना हो कि वो इंसान कम्युनल है या नहीं है, मीन्स वो इंसान नैरो माइंडेड है या नहीं है, वो इंसान एग्रेसिव है या नहीं है, तो आप उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लो कि आपके लिए धर्म पहले है या देश, रिलीजन पहले है या नेशन। और जब इस टाइप की चीजें होती हैं तो फिर देश के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और बहुत बार दंगे मीन्स राइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनलिज्म को आप समझे। अब हमें ये देखना है कि कम्युनलिज्म की फॉर्म कैसी कैसी होती हैं। एक तो जैसे कि एवरीडे बिलीफ हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि स्टीरियोटाइप, अब स्टीरियोटाइप भी ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है, कि स्टीरियोटाइप है ये। अब स्टीरियोटाइप होता क्या है कि जो ज्यादातर समाज की एक धारणा बनी हुई होती है उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई अपने आप में तो माना नहीं जाता क्योंकि ऐसी चीजें हुई हैं और अभी भी हो ही रही हैं, ठीक है। लेकिन स्टीरियोटाइप्स लाइक मुस्लिम्स आर एग्रेसिव, अब ऐसी धारणा क्यों बनी, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उन सभी के अंदर मुस्लिम्स लोग मीन्स इस्लाम के लोग ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज हो जहाँ पे, या फिर ये सीरिया हो या गाजा हो
या फिर IS हो, या पाकिस्तान के अंदर तो पूरा इस्लामिक कंट्री है, तो उसकी वजह से जितने भी टेररिस्ट आते हैं और हम उसके विक्टिम बनते हैं, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई कि मुस्लिम्स आर अग्रेसिव, जो धारणा गलत भी नहीं है। अच्छा, विक्टिम कौन बना? हिंदूज बने, तो हमें लगा कि हिंदूज आर सॉफ्ट, तो ये एक स्टीरियोटाइप बन गया। ठीक है जी। तो एवरीडे बिलीफ आप समझे, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म के अंदर। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, मीन्स यूजिंग रिलीजियस अपील टू गैदर वोट्स। अब हमें लगता है कि भाई ये दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो पावर में ना जाए, और दूसरे को लगता है कि हम पावर में, मतलब हिंदुओं के लिए लगता है कि वो पावर में ना जाए, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने धर्म के लिए बोलते हैं कि अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो बीजेपी को वोट देना, ऐसे कर करके वो सभी लोगों को अपील करेंगे। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है जी, प्रोसेशंस एंड स्लोगन्स शुरू होते हैं बनने, जो उनकी PR टीम होती है वो इस टाइप की चीजें बनाना शुरू करती है कि रिलीजन के बेस पे। ठीक है, कि अगर तुम सनातनी हो, सच्चे सनातनी हो, तो तुम बीजेपी को वोट देना। तो यहाँ से क्या हुआ, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो गए। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसे कुछ राइट्स हुए हैं पास्ट में? बिल्कुल हुए हैं। कम्युनल वायलेंस हुआ है, जैसे कि 1984 के अंदर पूरे देश में एंटी एंटी सिख राइट हुए थे, जब इंदिरा गांधी को 2 सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था, उनका एसेसिनेशन कर दिया था, तब पूरे देश के अंदर सिखों के अगेंस्ट में एंटी सिख राइट हुए। ठीक है। अच्छा, गुजरात के अंदर 2002 के अंदर जो गोधरा और वहां पर जो चीजें हुई थी, ट्रेन के अंदर बहुत सारे हिंदुओं को जला दिया था, हिंदुओं को, और ऐसे करके कुछ हुआ था। ठीक है। तो बहुत सारे हिंदू लोगों को जो वो आग वगैरह लगा दी गई थी, बाद में फिर हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, और ये बहुत सारी चीजें गुजरात के अंदर भी हुई। तो कम्युनल वायलेंस और ऐसे बहुत सारे अभी भी होते ही रहते हैं, लेकिन अभी चीजें क्योंकि सोशल मीडिया और इन सारी चीजों की वजह से बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, तो चीजों पे कंट्रोल रहता है। ठीक है। अब बात आती है जी सेक्युलर की। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर जो शब्द वो भी रिलीजन से ही जुड़ा है। अगर रिलीजन नहीं होता तो सेक्युलर वर्ड होता ही नहीं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा देश, जो देश किसी भी धर्म को प्रायोरिटी ना दे, किसी भी धर्म को सबसे बड़ा ना समझे, किसी भी धर्म को सबसे छोटा ना समझे, सभी धर्म को बराबर समझे, वो अपने देश के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर ना करे कि भाई ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। सभी धर्म को बराबर रिस्पेक्ट देना चाहिए वो। अच्छा, सभी धर्म को बराबर रिस्पेक्ट देगा तो किसी भी धर्म के लिए कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्कूल के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के अंदर माथे पे टिक्का और कुछ ऐसे, या फिर सिर पे टोपी लगा के और इस हिसाब से आप चले जाओ। ठीक है। सभी के लिए ड्रेस है प्रॉपर। तो गवर्नमेंट ना ही किसी का फेवर करेगी, ना ही किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करेगी। ठीक है जी। हाँ, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी रिलीजन के अंदर कुछ बुराई है, जैसे कि हमारे रिलीजन के अंदर अनटचेबिलिटी था, ठीक है, या सती प्रथा था, ठीक है, तो ये जो चीजें हमारे रिलीजन के अंदर बाद में, शुरू में नहीं थी, बाद में आई और अभी फिर से खत्म हो गई। तो ये जो चीजें हमारे, या SC ST के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था बाय अपर क्लास या अपर कास्ट, तो उसको खत्म करने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है। स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स टू इंश्योर इक्वलिटी, ताकि सभी लोग बराबर रहें। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अगर आपको सेक्युलर, व्हाट इज सेक्युलर स्टेट, व्हाई सेक्युलर स्टेट इज इंपॉर्टेंट, इज इंडिया ए सेक्युलर कंट्री और स्टेट, तो इस चीज के लिए आपको सब ये सब बातें आपको बतानी है। ठीक है जी। तो अभी हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। पहला हमने रिलीजन और उसके बारे में पढ़ा, जेंडर के बारे में, फिर हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग देखते हैं जी कास्ट एंड पॉलिटिक्स। एक सेकंड रुको, पानी ले लें तो।
अभी हम लोग देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। तो आप लोग ने यहाँ पे देखा कि कास्ट, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि कास्ट सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर। और कास्ट का मतलब क्या है, मीन्स हेरिडिटी जो होता है ना, हेरिडिटरी मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, उस चीज को हम कास्ट बोलते हैं। देखो अब कास्ट को हमने डिवाइड कैसे कर रखा है, इट डिवाइड्स पीपल इनटू हिरार्किकल ग्रुप्स, ब्राह्मण टू दलित, सबसे ऊपर ब्राह्मण आए, फिर स्त्रियां आए, ठीक है, फिर शूद्र और फिर वैश्य करके, ऐसे करके हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब देखो अपर कास्ट जो है ना, उसके पास सबसे ज्यादा प्रिविलेज होते हैं, सबसे ज्यादा उसके पास राइट्स होते हैं, ठीक है, किसी के भी घर में जाके कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में ये सो कॉल्ड जैसे बोलते हैं कि इनके पास वेद की जानकारी, वेदों की जानकारी है, ठीक है, ये बताएंगे कि भगवान जी क्या कह रहे हैं। तो उसकी वजह से लोग, क्योंकि ये डरा देते हैं ना लोगों को, जो अपर कास्ट है ये लोगों को डरा देते हैं, क्योंकि इनके पास ये फिजिकली भी स्ट्रोंग होते हैं। अपर कास्ट के अंदर क्षत्रिय भी तो अपर कास्ट में आते हैं, ठीक है। लोअर कास्ट जो दलित है, डराएंगे किसको, ये लोग किसको डराएंगे, लोअर कास्ट को डराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। माइंडसेट तो लोगों का बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी अपर कास्ट लोअर का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके पास बहुत सारे राइट हैं और उसको बताने वाले भी बहुत है, इवन उसको खुद को भी पता है, ठीक है। तो आजकल तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है। अच्छा, पॉलिटिक्स और कास्ट का क्या लेना देना है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, इवन दो द कास्ट सिस्टम इज इलीगल, आप लोगों को भी पता है कि कास्ट सिस्टम इज इलीगल, बट अभी भी मैंने बताया कि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो तब तक वो पॉलिटिक्स के अंदर रहेगी, ठीक है। पॉलिटिशियंस यूज कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स, कास्ट के बेस पे, जैसे रिलीजन के बेस पे होता है, तो ये रीजनल मींस छोटे छोटे रीजन के अंदर की, या गांव के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे देश में आज भी पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं कि कास्ट के बेस पे, कि भाई तुम जाट हो, तुम ब्राह्मण हो, उस बेस पे ये वोट वगैरह मांगते रहते हैं। अब क्या रहता है कि पार्टीज भी ना कास्ट के बेस, कास्ट की कैलकुलेशन करती कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर इतने लोग हैं, तो इनको, इस कास्ट के इतने लोग हैं तो उसी को टिकट देगी, और उसके हिसाब से ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब कास्ट का पॉजिटिव रोल क्या है पॉलिटिक्स के अंदर, तो पहला तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नाउ ओपनली डिस्कस्ड। पहली चीज, अगर कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो मतलब मैं भी तुम लोगों को बता पा रहा हूँ, या आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो। पहले की तरह नहीं है कि चोरी छिपे आप, या किसी से छिप के आप कास्ट के बारे में बात कर रहे हो कि भाई उसने ऐसा कर दिया, आप सभी के सामने भी बोल सकते हो। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि जो लोअर कास्ट जो पीपल है ना, वो अभी खुद बहुत ही ज्यादा एम्पावर भी हो चुके हैं पॉलिटिकली। उनके पास में भी जैसे 33% पंचायती राज के अंदर तो उनको राइट मिला ही हुआ है, आप लोगों को जैसा कि पता है, ठीक है, 1992 से। तो अब ये लोग भी, जैसे मान लो कि किसी भी इंसान को स्टार्टिंग में थोड़ा उठने का मौका मिल गया, मान लीजिए वो सरपंच बन गया गांव के अंदर, कैसे बना उसको नहीं बनने देते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन वो सरपंच बन गया जी। अब उस इंसान ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो पॉलिटिकली उसने बहुत अच्छे अच्छे लिंक भी बनाए दूसरे गांव के साथ में, अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट के साथ में, पॉलिटिकली लोग उसको जानने लग गए। अब उसको अगली बार ना रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, और वो एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर रिजर्वेशन होता ही नहीं तो क्या ये एससी कास्ट का इंसान कभी सरपंच बन पाता? नहीं बन पाता। और सरपंच नहीं बन पाता तो लोग उसको जानते नहीं, वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा सहारा मिला रिजर्वेशन के थ्रू सरपंच बनने का, तो इस हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे इनको मदद करती है, ठीक है। दलित एंड ओबीसी हैव फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आपने देखा होगा मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी लीडर हैं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी एसटी शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब
देश के अंदर इस टाइप के लीडर्स होते हैं जो सभी के साथ, सभी को साथ में लेके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जब करते हैं तब ये चीज़ें होती हैं। नेगेटिव रोल क्या है? नेगेटिव रोल कास्ट का ये है कि लोगों को डिवाइड करती है और वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है इसके बेस पे कि भाई तू इस पर्टिकुलर कास्ट का, तू मुझे वोट देना, या उसकी वजह से लोगों के बीच में टेंशन पैदा होती है, भाईचारा, ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी खत्म होती है। ठीक है, जो कि हमारे प्रीएम्बल का एक तरह से, प्रीएम्बल के अंदर जो बातें लिख रखी हैं, तो कास्ट एक तरह से उसको भी खतरे में डालती है। ये चीज़ आप पेपर में लिख सकते हो। अच्छा, कास्ट की वजह से क्या होता है, जो रियल इश्यू होते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे लोग, कि भाई मान लो जी आपकी कोई कास्ट का मीन्स आपका कोई ब्राह्मण कास्ट से कोई इंसान है, ठीक है, उसने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इस पर्टिकुलर गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो इसी को देंगे वोट क्योंकि ये तो ब्राह्मण है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट लोगों ने वोट ही नहीं दिया, दूसरे किसी को मौका ही नहीं दिया, हालांकि इसने एजुकेशन पे कोई काम ही नहीं किया, हेल्थ पे कोई काम नहीं किया, ना डेवलपमेंट पे किया, लेकिन बिकॉज ऑफ कास्ट उसी ब्राह्मण क्लास के इंसान को या कास्ट के बंदे को वोट मिलेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड है। अब कंक्लूजन हमें देखना है कि डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेंड व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इक्वली। डेमोक्रेसी कब मजबूत होगी हमारी? डेमोक्रेसी भाई तब मजबूत होगी जब समाज के सभी लोग एक साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, कोई भी रिलीजन को, कास्ट को और जेंडर को मिसयूज नहीं करेगा। यही चैप्टर का नाम है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर, या जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इंस्टेड दीज सोशल डिवीजन कैन बी यूज्ड टू मेक सोसाइटी मोर जस्ट एंड इक्वल। यहाँ से इन सोशल डिवीजन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सोसाइटी को और जस्टिसिएबल एंड इक्वल बनाने के लिए। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें, सोशल डिवीजन से हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि कौन सी कास्ट, कौन सा रिलीजन, कौन सा जेंडर ज़्यादा कमज़ोर है। हम उन लोगों के ऊपर काम कर सकते हैं। सोशल डिवीज़न से हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो जाता है कि भी कौन कौन कमज़ोर हैं, और जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़। अच्छा, अब हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 15 के आसपास क्वेश्चन है, और साथ साथ में आपको ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, इसी में से आएगा। अब जैसे देखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप इसको देखो, विच मूवमेंट रेज्ड द इश्यू ऑफ वुमेन्स राइट। तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है। कितना इजी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन और मिलते तो फेमिनिस्ट आपने पढ़ा है। अब कम्युनलिज्म क्या है? व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म है कि एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसी धारणा दैट वंस ओन रिलीजन इज सुपीरियर एंड शुड डोमिनेट अदर्स। ये बात हम कर चुके हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने वुमेन को 33% रिजर्वेशन दे रखा है? तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, PRI, है ना जी। विच फॉर्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया? विच फॉर्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, ये पूछ रहा है कि कास्ट इनइक्वालिटी आज भी कौन सी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचोगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये राइट दे रखा है, लेकिन भाई माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, हालांकि कोई अब खुले में नहीं कर सकता है कास्ट इनइक्वालिटी, लेकिन फिर भी तो लोग करते तो हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं। तो ये एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे, वाई इज जेंडर डिवीजन कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन? पहले आपसे ये पूछ रहे जेंडर डिवीजन क्या होता है, पहले आप ये बताइए कि जेंडर डिवीजन क्या होता है, फिर सोशल डिवीजन क्या होता है, फिर आपको ये बताना है कि जो जेंडर डिवीजन है उसको सोशल डिवीजन क्यों बोला गया है। क्योंकि समाज बेसिकली इन दो से ही बना हुआ है। जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल से। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये एक समाज की एक्सपेक्टेशन है। मीन्स जेंडर डिवीजन और सोशल डिवीजन को एक तरह से एक ही क्यों ट्रीट किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है, इट इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन, मीन्स इट इज आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल, पहली चीज। दूसरा,
वुमेन आर असाइंड हाउस होल्ड वर्क, उनको घर के काम करने होते हैं, और मैन जो है वो आउटसाइड करेंगे। हालांकि अभी सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। सोसाइटी गिव्स अनइक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू मैन वुमेन, ठीक है। सैलरी वगैरह में भी काफ़ी चीज़ों में फ़र्क रहता है। अभी चीज़ें, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन एनी 3 फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। तो पहला क्या रहता है, पहले तो आपको ये बताना है कम्युनलिज्म होता क्या है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म होता क्या है। तो पहले तो कम्युनलिज्म की जो फॉर्म है वो है डेली बिलीफ एंड स्टीरियोटाइप, और ये स्टीरियोटाइप आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यूजिंग रिलीजन, मीन्स रिलीजन का इस्तेमाल करके पॉलिटिकली कुछ लोग अपने अपने जो हित होते हैं उनको साधने की कोशिश करते हैं लोग, और इसके बेस पे क्या होता है जी, कम्युनल वायलेंस होता है और राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के। अभी हम आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अब आपको ये देखना है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको क्या बताना है जी। अब साथ साथ में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना पेपर में, तो आपको मेन मेन शब्दों को अंडरलाइन कर लेना होता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ताकि आप क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उसको फिर आप एड्रेस कर पाओ। रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, शुड दे बी मिक्स्ड, क्या उनको मिलाया जाना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि हाँ उनको मिलाया जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिवली मिक्सअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिलीजन की वजह से वैल्यू एंड एथिक्स आते हैं इंसान के अंदर, और इंसान को वैल्यू एंड एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है जी पॉलिटिक्स में। गांधी जी ने भी बोला था कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे के लिए, अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रिलीजन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी के साथ में भेदभाव करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, जो कि सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, और साथ में इक्वलिटी मेंटेन करने की भी बात करता है। और जो कि सेक्युलर स्टेट, जैसे फंडामेंटल राइट भी हमने आर्टिकल 23 से लेके 23, 24, 25, 26 तक हमने फंडामेंटल राइट के अंदर भी बात कर रखी है, ठीक है। सॉरी, 25, 26, 27, 28 के अंदर, 25 to 28 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रखी है। मिक्सिंग रिलीजन इन ए रॉन्ग वे लीड्स टू कम्युनलिज्म एंड वायलेंस। मैंने बताया ना कि आपको रिलीजन को अच्छे के लिए, फॉर गुड, आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्सअप करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी 5 नंबर का ही है। हाउ हैज कास्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाउ क्या बोल रहा है, हाउ हैज कास्ट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया, गिव एग्जांपल्स। तो पहला तो ये रहता है कि पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया कास्ट ने। देखो, पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी, वो कुछ ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है जो कि उनकी कास्ट के इक्वेशन के हिसाब से फिट बैठे। कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल, जैसे कि मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक्स नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 80% मान लो ओबीसी रहते हैं, तो 100% गारंटी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी किसी जनरल या ब्राह्मण या जाट को टिकट नहीं देगी, क्योंकि ये उसी को देगी जो कि ओबीसी से होगा। समझे बात को? तो ये मतलब कास्ट इक्वेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि टैलेंट को या इंटेलिजेंस को या वो उसकी कैपेबिलिटी को, कैलिबर को। समझे? अच्छा, वोटर्स भी इस हिसाब से वोट करते हैं कि भाई ये मेरी कास्ट का है, ये मेरी जाति का है, इस हिसाब से वोट करूंगा। तो ये सब चीजें हैं। इससे क्या होता है, दलित एंड बैकवर्ड कास्ट हैव गेन्ड मोर पॉलिटिकल वॉइस। अभी रिसेंट के सालों में, पिछले 15-20 सालों के अंदर दलित और बैकवर्ड कास्ट है, उनको भी काफ़ी मौका मिला है। वैसे तो मौका तो उनको 1992 से ही मिला है, लेकिन अभी चीज़ें कुछ बदल गई हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोग प्रशासन तक बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। सभी लोग डरते हैं कि
कुछ मीन्स एक दूसरे के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हाउएवर इट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रियल डेवलपमेंट इशू, लेकिन कास्ट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है रियल इश्यूज से, ठीक है जी। जैसे लोग एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो कास्ट के ऊपर ही बात करते रहेंगे। अब आप लोगों को एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मीन्स धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मीन्स सेक्युलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंट्री जो किसी भी रिलीजन का साइड ना लेता हो, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता हो, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष। ये असर्शन दे दिया है। अब रीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी रिलीजन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल रिलीजन, ये बात भी सही है और ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, मीन्स ए मीन्स ये असर्शन एंड आर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये हमारा देश सेक्युलर क्यों है, क्योंकि ये रीजन है ना, उसके पीछे का ये कारण है कि हम किसी भी रिलीजन को एक ऑफिशियल स्टेटस नहीं देते। बात समझ में आ गई ना आपको। अब कुछ टर्म्स हैं, ये लास्ट स्लाइड है, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको ये स्लाइड्स देखनी है और पेपर में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए यही क्वेश्चन आपको बार बार में पढ़ने हैं जी। अच्छा, दूसरा आपसे ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये 1 नंबर या 2 नंबर के ऊपर आ सकते हैं। अब देखो, जेंडर डिवीजन क्या होता है, जब सोसाइटी के अंदर मैन एंड वुमेन को रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क अनइक्वली दिए जाए, दैट इज जेंडर डिवीजन। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसी मूवमेंट जहां पर वुमेन की इक्वलिटी के लिए बात करी जाए। कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म का सीधा सीधा सा मतलब है रिलीजन से जुड़ा हुआ शब्द है ये। तो अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो रिलीजन के बेस पर, रिलीजन के कंधे पे आप बंदूक रख के चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, जहां पर आप सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते हो। कास्टिज्म क्या होता है कि कास्ट के बेस पे आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। वोट बैंक क्या होता है, वोट बैंक का मतलब है एक कम्युनिटी हुज वोट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कास्ट एंड रिलीजन, कि जब आपकी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि आप इस कास्ट के हो तो आप इसी कास्ट के बंदे को या इसी रिलीजन के बंदे को वोट देना, दैट इज वोट बैंक। जहां पर काम के आधार पे वोट नहीं मिलता, आप जाति और इन सारी इक्वेशन में उलझ के वोट देना शुरू कर देते हो। तो अभी हम लोगों के 3 चैप्टर हो चुके हैं, अभी हमारे 2 चैप्टर और बाकी हैं इस बुक के, और फिर हमारी ये बुक पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगला चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद में लास्ट जो चैप्टर है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको ये 2 चैप्टर और करने हैं, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इसके बारे में पूछ भी सकते हो, और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।